नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम इंडियन पॉलिटी की चर्चा आपसे कर रहे थे और कल की हमारी पहली क्लास थी और आज हम अपनी दूसरी क्लास में हैं। तो आज की जो हमारी क्लास का मेन टॉपिक है वो है संघीय व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, और कल की क्लास में बेसिकली हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था को समझा था। तो जरा आज की क्लास की शुरुआत करें। इसके पहले पहले हम और आप कुछ जरूरी सूचनाएं देख लेते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है ये मेरे बारे में है। अगर अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक चयन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होता आया है। फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है जिसमें आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ मिल रहा है। और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो KK Life 31 कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें और बचत कर सकते हैं। ये आरंभ बैच है, ये 2024 IAS 2024 के लिए है। इसकी शुरुआत होगी 9 अगस्त से और इसमें एडमिशन के लिए आप KK Life 31 कोड का यूज कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच है, ये भी IAS 2024 के लिए मुखर्जी नगर से लाइव है और इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 16 अगस्त से है। एंड टू एनरोल इट यू कैन हैव दिस कोड KK Life 31। अगर कोई भी फाइनेंशियल बैरियर है और इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो अनअकैडमी एक ऐसा मंच है जो आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप 0% EMI से शुरू करके अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हो। हिंदी मीडियम में भी अब जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो अवेलेबल हो चुकी है, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफलाइन सेंटर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन है कि इफ़ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन जहाँ पे आपको क्लास रूम वाला फील चाहिए तो आप ऑफलाइन सेंटर में भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब जरा हम आज के टॉपिक पे जो है बात करते हैं संघीय सिस्टम। एक्चुअली इंग्लिश में इसको आप कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। तो देखिए, हम और आप बात करने वाले हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। अब फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है और क्या कहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है नहीं दिया है, इस पे बात जरा शुरू करते हैं। तो हमें बेसिकली बात करना है फेडरल सिस्टम पे। अब अगर देखें तो जो फेडरल वर्ड है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, जो फेडरल शब्द है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फिर भी जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना था कि जो इंडिया है, इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम। ऑल्दो आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन ही नहीं है कि इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम, राइट। बेसिकली जो ये फेडरेशन का जो सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया हुआ है। तो अगर हम फेडरेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए कि हम समझे कि फेडरेशन का मतलब फिर क्या है, अगर जब हम जो है फेडरेशन है ही नहीं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड ही नहीं मेंशन है तो फिर हम कैसे फेडरेशन है। देखिए, इसको समझते हैं जरा हम यूएस के एग्जाम्पल से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो इसका मतलब कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जैसे स्टेट 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 स्टेट, ये सारे स्टेट्स हैं, राइट। ये सारे स्टेट्स एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो मतलब ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये जो सारे स्टेट्स हैं ये यूनाइट हो रहे हैं थ्रू एन एग्रीमेंट कि चलो ठीक है, हम सब लोग अब एग्रीमेंट कर रहे हैं कि नाउ वी विल जो है वी विल हैव दैट काइंड ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे स्टेट जो है अपनी अपनी पावर, स्टेट अपनी अपनी पावर एक जगह पे डाल रहे हैं और वही क्या हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पावर है या जो कह लीजिए सत्ता है वो राज्य से केंद्र की तरफ आई। यहाँ पे एवरीबडी इज एट अ प्लेस जहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी पावर एक एंटिटी में ट्रांसफर करी, तो वो हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यानी कि ये दिस इज अ फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि जब जो है इन जो 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 एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जो शक्तियां वो पहुंच गई और उसके बाद इन्होंने एक अपना फेडरेशन बना दिया। तो इस तरह के फेडरेशन को हम कहते हैं ये है एक ट्रू फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन। ठीक है, अब जरा भारत की बात करते हैं कि फिर इंडिया कैसा सिस्टम किस तरीके से बना रहा है। अगर मान लीजिए हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। देखिए, ये जो है आपका केंद्र सरकार है, ठीक है। अब इस केंद्र सरकार से यानी इस यूनियन से स्टेट बने हैं। आपको पता है कि जब भारत मतलब आज़ाद हुआ था
तो यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसलीज थे, यहाँ पे अलग अलग आपके जो है अलग अलग जो है स्टेट्स वगैरह थे, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या हुआ था कि इस यूनियन से आपके स्टेट्स को कार्व आउट किया था। इवन तो अभी भी आप देखो तो क्या होता है कि कई नए राज्यों का निर्माण होता है, कभी कभी कोई राज्य जो है बाइफरकेट हो जाता है, कभी डिवीजन हो जाता है स्टेट्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनियन से निकल निकल के ये जो स्टेट है वो बन रहा है, जैसे ये स्टेट बन गया, ये स्टेट बन गया, तो ये क्या हो रहा है, ये यूनियन से ही निकल के बना हुआ है। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो यू कैन नॉट से कि जो है सारे स्टेट्स ने अपनी ट्रांसफर शक्तियों का जो स्थानांतरण है वो यूनियन को किया है या यूनियन से स्टेट की तरफ है। तो इसीलिए कहा जाता है इंडिया का जो यूनियन है ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब जो राज्य हैं अब उनके पास ये परमिशन नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो सके। वहीं अगर आप अमेरिका को देखें तो वहाँ पे देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो वहाँ पे जैसे उनका भी देखेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, स्टेट का अगला अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और आपका यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब हम इंडियन यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट इज टोटली डिफरेंट, और जो स्टेट है वो आपका यूनियन से ही बना हुआ है और स्टेट को अलग होने की कोई भी पावर नहीं है, स्टेट उससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है इंडिस्ट्रक्टिबल सिस्टम है। तो दिस इज द थिंग कि हम अभी भी फेडरेशन है, बट येस वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ ट्रू फेडरेशन, बट स्टिल इंडिया इज अ फेडरेशन कंट्री, क्योंकि अगर आप इसका नेचर देखेंगे तो यहाँ आपको जो फेडरेशन है उसकी वैल्यूज दिखाई देंगी। और तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो आप देखिए आर्टिकल 1 ने ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन होगा स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर इज नो मेंशन ऑफ फेडरेशन बट द नेचर ऑफ द सिस्टम इज फेडरेशन। तो दिस इज द रीजन ओनली कि हम इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो यूएस ट्रू फेडरेशन और इंडिया भी फेडरेशन है। मेरे ख्याल में आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो फेडरेशन सिस्टम है वो दरअसल क्या है। अब जैसे अगर आप मतलब एक बार लैंग्वेज में देख लें तो क्या है शब्द फेडरेशन, लैटिन शब्द आया है इसका फेडस, ठीक है। इसका मतलब है एक संधि या समझौते द्वारा। जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि सब लोग जो है आपस में मिल गए, जैसे मैंने देखा अभी हम लोगों ने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल, राइट। इसके अलावा जैसे अभी हम लोग कनाडा का एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेकिन भारतीय संविधान में देश में संघीय सरकार प्रणाली की स्थापना करता है। और क्या कहते हैं, अगर हम कनाडा और यूएस मॉडल में देखें तो कनाडा और मॉडल मूल रूप से अमेरिकी मॉडल से इस मायने में अलग है कि बहुत मजबूत केंद्र स्थापित करता है, राइट। तो हमारा यहाँ पे भी अगर आप देखें तो केंद्र जो है कहीं ना कहीं देखिए आप तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू राज्य की सरकार। अगर आप इसमें देखें लिस्ट सिस्टम तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती हैं। इसमें केंद्र सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती पे दोनों बनाएंगे। और अगर ऐसा कभी होता है कि राज्य और केंद्र दोनों के कानून किसी मुद्दे पे आ जाते हैं तो केंद्र वाला माना जाता है। इसीलिए आप देखें तो इंडिया में भी एक मजबूत केंद्र है, राइट। तो बेसिकली जो हमारा मॉडल है वो कनाडा के टुवर्ड्स इंक्लाइंड होता है, राइट। अब अगर हम मान लीजिए संघीय, हमने तो ये समझ लिया कि जो है भारत एक संघ है, तो अगर संघीय शासन है, फेडरेशन है, तो इस फेडरेशन की क्या क्या विशेषता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरेशन या इंडियन फेडरेशन की क्या क्या विशेषता है। जो सबसे पहली विशेषता है हम कहते हैं दोहरी राजनीति। इसका मतलब है दोहरी राजनीति कह रहे कि आपका डुअल सिस्टम है, एक केंद्र है और जो है उसके बाद राज्य है, तो केंद्र और राज्य 2 हैं। और इसके अलावा देखें तो हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट है, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राज्यों के पास अलग संविधान होगा और केंद्र के पास अलग संविधान होगा। देयर इज नो टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, बस हमने क्या किया है, वी हैव शेड्यूल टोटल 12 शेड्यूल है ना। उन 12 शेड्यूल में से जो आपका 7th नंबर का शेड्यूल है उसमें सूचियाँ दी हैं, लिस्ट दिया हुआ है, राइट। और यहीं पे ये चीज़ मेंशन है कि अगर ये लिस्ट है तो इस पे कानून जो है कौन बनाएगा, कि इसमें सेंट्रल जो है आपका लॉ बनाएगा, स्टेट बनाएगा, या दोनों ही बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम बात करें पंचायत की, तो पंचायत इज नॉट पार्ट ऑफ दिस दोहरा राजनीति और द ड्यूअल सिस्टम, क्योंकि जो पंचायत हैं आपके उनके पास डिवॉल्व्ड पावर आती है, राइट। मतलब राज्यों ने कौन कौन सी शक्ति आपके पंचायत को दी है, केवल वही शक्तियाँ आपके पंचायत के पास आएंगी। तो पंचायत को आप दोहरी राजनीति का भाग नहीं मानते हैं। दोहरी राजनीति में आपका एक होगा सेंट्रल और एक होगा स्टेट, राइट। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एक्सक्लूसिवली आपके सेंट्रल के पास हैं, जैसे रक्षा के मामले, विदेशी मामले, ठीक है।
मुद्रा के मामले, संचार के मामले और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे एक्सक्लूसिवली जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। तो अगर हम बोले भारतीय संविधान की संघीय विशेषता, तो भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषता है उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट विशेषता है वो हो गई आपकी दोहरी राजनीति। आई होप कि यहाँ तक जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर हम इसमें कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित संविधान है, यानी जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए नहीं भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल। कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित संविधान है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लिखे ही नहीं है, मतलब अलग अलग जगह से इसको लिखे कंसोलिडेट किया गया है। अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतने डिटेल्ड मैनर में लिखा हुआ है। इसीलिए कई बार हमने हमारा संविधान टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस भी किया था कि इस बात पे कई बार जो है संविधान की आलोचना भी की जाती है कि इतना ज़्यादा इलाबोरेटेड लिख दिया है और 2 साल तक लिख ही रहे थे। तो लगभग 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो लिखित संविधान है और ये जो संविधान है संघीय और राज्य सरकारों की संरचना, संगठन, शक्तियों, कार्यों के साथ साथ उन सीमाओं को भी परिभाषित करता है जिनके भीतर उसको काम करना चाहिए। मतलब जो हमारा संविधान है इतने डिटेल मैनर में लिखा है, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ नहीं मेंशन्ड है कि सरकार का जो संगठन है, मतलब सरकार का कॉम्पोजिशन है वो कैसे बनेगा, बल्कि सरकार की शक्ति क्या है, मतलब उस शक्ति के बाहर हमने सरकार को स्कोप ही नहीं दिया है कि वो काम कर सके। राइट, तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि देखो गवर्नमेंट तुम्हें इस लेवल पे इतना ही काम करना है। तो पहली चीज जो हमने देखी वो थी आपकी दोहरी राजनीति। फिर दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका लिखित संविधान। लिखित संविधान है तो कई बार क्या होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, सपोज करिए सेंटर और स्टेट के बीच में या जो है और अदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो क्योंकि सारी चीजें एक्सक्लूसिवली रिटन फॉर्मेट में है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में रेजोल्यूशन के भी हमारे पास जो है पर्याप्त चांसेस रहेंगे। एज पर द थिंग्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आप उसके आधार पर रेजोल्यूशन जो है ला सकते हैं। अब देखिए शक्तियों के विभाजन की बात करें, है ना, कि जो है क्लैशेस ना हो रहे हों किसमें, केंद्र और राज्य में, कि कब जो है इस शक्ति पे मैं ही जो है कानून बनाऊंगा, मैं ही रोड बनवाऊंगा, मैं ही लॉ एंड ऑर्डर देखूंगा। तो इस समस्या को हमारे जो संविधान मेकर्स हैं उन्होंने पहले एड्रेस करके रखा, क्योंकि उनको पता था कि यूनियन से स्टेट बन रहा है तो ऐसा ना हो कि स्टेट अपनी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज ना कर पाए या जो है सेंट्रल आपका ओवर पावरफुल हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले ही हम सेपरेशन ऑफ पावर कर दें या डिवीजन ऑफ पावर कर दें। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, जिसमें हमारे पास क्या है सब्जेक्ट्स हैं कि एज पर द सब्जेक्ट रिटन इन द लिस्ट आप उसी हिसाब से ही अपना कानून बना सकते हैं। राइट, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर मान लो कि कानून में टकराहट होती, टकराहट इन द सेंस कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सेम चीज़ पे अगर समवर्ती सूची है तो उसमें राज्य भी बनाएंगे, केंद्र भी बनाएंगे। अगर मान लो कि टकराव होता है किसी भी कंडीशन में तो केंद्र के कानून को प्राथमिकता मिलेगी, मतलब केंद्र को अपर हैंड दिया गया। क्यों? क्योंकि एक तो इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि राज्य ऐसा ना हो कि कोई फिर ऐसा कानून बना ले कि फिर वो भारत से अलग ही हो जाए। एक तो इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए और दूसरा अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सेंटर और स्टेट के मध्य पिता पुत्र नहीं बल्कि बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि भारत में सर्वोच्च कौन है, जैसे इसमें लिखा है संविधान की सर्वोच्चता, तो आई थिंक आप सब लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हमारा जो प्रस्तावना है, मतलब जो प्रियम्बल है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहले लिखा हुआ प्रियम्बल है, वहाँ पे तो लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को सब अंगीकृत अधिनियमित करते ना, हम भारत के लोग, वहाँ पे तो ये लिखा है। तो जब सारी की सारी शक्ति का स्रोत हम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं और सर्वोच्च शक्ति का अभ्यास करते हैं, तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता दरअसल क्यों लिखा है? तो क्वेश्चन ये है कि भाई संविधान सर्वोच्च है या जनता सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है? सबसे पहले तो बात करें आपके संसद की, तो याद रखिएगा जो संसद है वो खुद से तो बनी नहीं है। संसद में बैठने वाला जो पर्सन है वो है जनप्रतिनिधि, यानी जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। दैट मीन्स कि जैसे हमने आपको कल की क्लास में रिपब्लिक का मतलब बताया था, तो रिपब्लिक मतलब वैसे तो गणतंत्र है, बट अगर इसको सिंप्लीफाई वे में देखें तो किसी भी चीज़ के पहले अगर री लग गया तो होता है बार बार। जैसे रीड मतलब एक बार पढ़ना, री रीड बार बार पढ़ो, राइट मतलब एक बार लिखो, री राइट कर देंगे तो बार बार लिखो। इसी तरह से देखिए यहाँ पे पब्लिक नहीं री पब्लिक लिखा होगा। तो दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन एक बार सिलेक्ट हो गया
तो इसका मतलब वो ताउम्र जो है सरकार नहीं बनाएगा, पब्लिक के बीच में उसको जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखा रिपब्लिक, बार बार पब्लिक के बीच में जाओ, और ताकि पब्लिक आपको, यानी पब्लिक मतलब जनता आपको स्क्रूटनाइज करते रहे कि जिसलिए हमने तुमको सत्ता का स्थानांतरण किया था, जिसलिए हमने तुमको शक्तियां दी थी, तुम उस मद में शक्तियों का अभ्यास कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। तो एवरी टाइम ऑन ईच एंड एवरी 5 ईयर यू हैव टू रिपब्लिक। अब क्या हुआ कि इसका मतलब जो संसद सर्वोच्च नहीं है, संसद से सर्वोच्च कोई संस्था है तो वो है भारत की जनता। अब क्या जनता सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है? अब एक मत तो ये कहता है कि क्योंकि जनता ने संविधान को बनाया है, ठीक है, संविधान निर्माण की जो सभा बनी थी वो प्रतिनिधित्व कर रही थी भारत का, तो इस हिसाब से तो जनता ने संविधान को बनाया है, तो जनता अभी भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना खुद इसका आंसर आपको देगा। अगर प्रस्तावना की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो जहां पे लिखा हम भारत के लोग आज 26 नवंबर 1949 को, लास्ट में लिखा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब हमने अपना संविधान बनाया और अपनी सारी शक्तियां संविधान को दे दी, उसके बाद क्या किया? अंगीकृत कर लिया, मान लिया और अधिनियमित कर लिया, मतलब साइन भी कर दिया और जो है इसको लागू करवा दिया। मतलब हमने अपनी शक्तियां संविधान में डाल दी। मतलब अब जनता सर्वोच्च नहीं है, आपके संविधान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि जनता ने अपनी अपनी शक्तियां जो है संविधान में डाल दी है, राइट। अब ऐसा क्यों किया गया था कि जनता ने अपनी शक्तियां डाल दी? देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, ठीक है। हो सकता है देखो, हो सकता है कि कल को जैसे हम में से हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो मोदी जी के प्रशंसक ना हो, जिन्होंने मोदी जी को अपना वोट नहीं दिया हो। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह देंगे कि ये हमारे पीएम नहीं है, हमारे जो है कोई और पीएम है, राइट, जिनको हम वोट देंगे। तो इस कंडीशन में कभी भी देश में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती थी। इसीलिए ज़रूरी है कि हर किसी की एक आवाज़ हो। तो हम कहते हैं बहुमत की सत्ता है, और बहुमत की सत्ता है तो उसका मतलब फिर लोकतंत्र कैसा है? ये तो बहुमत का अधिनायक तंत्र है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ये बहुमत का अधिनायक तंत्र नहीं है। अगर किसी ने मतलब बहुमत की सरकार बनने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो आपका अल्पमत है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अगर बहुमत के पास चॉइस है तो अल्पमत के पास भी वॉइस है। इसीलिए देखिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट दिए। आपको मतलब हम सबके पास फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में आपको पता है कि हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का ही पार्ट होता है कि हम सब लोग, अगर सरकार हमारे नियम में खलल करती है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, तो आप राइट टू प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउ नॉट द पीपल इज सुप्रीम बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम। बट अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करती है दैट इज डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए ही संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये बहुमत का अधिनायकवाद है या ये जो है आपका बहुमत का जो है लोकतंत्र है, तो आप याद रखिएगा ये बहुमत का लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, राइट। ना ही ये बहुमत का अधिनायकवाद है, ना तो ये बहुमत की ऑटोक्रेसी है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये सारे जो है प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किए हैं। अब कई किताबें आपको कहती हैं लचीला संविधान, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी हम सामने देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कठोर संविधान। तो भाई अपना संविधान कठोर है कि लचीला? तो देखिए जी, अपना जो संविधान है वो दोनों का ही कह लीजिए मिला जुला रूप है। कहीं वो कठोर लगता है और कहीं बहुत लचीला लगता है, बिल्कुल गन्ने जैसा, बाहर से देख के बिल्कुल हार्ड हार्ड लग रहा है, और जब आप अंदर उसको टेस्ट करते हैं शुगर केन को तो वो स्वीट हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो देख के बहुत हार्ड लग रहा है, बट अभी लचीला है कैसे है उस पर भी आते हैं। पहले देखिए हार्ड कैसे है, क्यों कठोर संविधान है? क्योंकि देखिए संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता को तभी कायम रखा जा सकता है जब संशोधन की पद्धति कठोर हो, राइट। अब मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, तो पहली बात तो आपने संशोधन करने का अधिकार दिया क्यों? व्हाई वी हैव द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की बुद्धि पे भरोसा नहीं था? मतलब ये हमें लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत लिख दिया इसलिए हमने संशोधन कर दिया? देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज को जरा सा सोसाइटी से। देखो कोई भी समाज या कोई भी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट नहीं रहती, रुकी हुई नहीं रहती। समाज हमेशा गतिशील रहता है, और जैसे जैसे समाज बदलता है तो समाज अपने मूल्यों को भी, अपने वैल्यूज को भी चेंज करता जाता है। और जैसे जैसे समाज के वैल्यूज बदलते हैं उसी तरीके से जो है समाज के नियम भी बदलते रहते हैं, और समाज उन्हीं नियमों को पालन करने का आदी हो जाता है। जैसे
आप समझिएगा कि जैसे हमारे भारत में पहले जो है छुआछूत बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, ठीक है। लोग मतलब किसी का खाना खाने से पहले और पानी वानी पीने से पूछते, उसकी कास्ट वगैरह पूछ लेते थे कि तुम कौन से कास्ट के हो, तभी हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे। अभी जब हम किसी डोमिनोज में, मैकडी में या किसी KFC में जाके मतलब चिकन फ्राई खा रहे होते हैं, तो क्या कभी मुझसे उसकी कास्ट पूछते हैं कि पहले तुम अपने शेफ का कास्ट बताओ तो हम तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे, राइट। तो दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है वो अब इतना ग्रो कर चुकी है। अब आप कहीं सुनते हैं कि मतलब एक किसी हस्बैंड की डेथ हो रही है तो वाइफ पीछे पीछे सती हो रही है, बट एक टाइम पे ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल थी, राइट। तो जैसे जैसे आपका समाज मूव करेगा वैसे वैसे आपके जो नियम है वो भी मूव करते हैं। ऐसे में एक एक पैरेलल चीजें चलती रहें, ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पीछे रह जाए और जमाना बहुत आगे निकल जाए। तो जरूरी है कदम से कदम मिलाकर चलना। तो इसीलिए देखिए, जो जैसे रथ, जो चैरियट होता है वो भी तभी मूव करता है ना जब दोनों पहिए बैलेंस हो। तो मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे ना रथ में 4 पहिए होते हैं, तो जरूरी क्या है कि रथ के 4 पहिए मतलब जो समाज है, जो आपकी राजनीति है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है और जो आपकी संस्कृति है, वो चारों जो है पहिए एक बैलेंस में रहे। तो उससे जो है आपका जो कंट्री है वो स्मूथली रन हो जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब चाहे तब आप संविधान को अमेंड कर दें, जैसे भी चाहे संविधान को अमेंड कर दें, जब जरूरत हो तभी आप उसको अमेंड करें। अदरवाइज तो ये होगा कि फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मूल भावना में ही नहीं रहेगा, वो पूरा पूरा जो है अमेंड ही हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन ओनली कि हमने जो ये संशोधन की पद्धति है उसको कठोर बना के रखा है। इवन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमा भी ऐड करना हो, एक फुल स्टॉप भी लगाना हो, तो भी उसको पूरा मतलब उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जो आपके आर्टिकल नंबर 368 में गिवन है, राइट। तो यू हैव टू फॉलो ऑल द क्राइटेरिया विच हैव बीन मेंशन इन आर्टिकल नंबर 368। अब इसके बाद देखिए और कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें तो हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। और एक तो ये भी है कि इकहरी न्यायपालिका है। इकहरी मतलब पूरी चेन बनी हुई है, जैसे आपकी दीवानी, देन फौजदारी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब इन अ चेन्ड फॉर्मेट देयर इज अ योर जुडिशरी। और दूसरी चीज क्या है कि जो जुडिशरी है, कल की क्लास अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जुडिशरी को अगर अलग कर दें तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, यानी जो आपकी कार्यपालिका है और जो विधायिका है, ये ओवरलैप करती है ना। कार्यपालिका और विधायिका ओवरलैप करती है, कभी कार्यपालिका विधायिका बनती है, कभी विधायिका कार्यपालिका बनती है। तो इन दोनों में तो ओवरलैपिंग है, बट इस ओवरलैपिंग को हमने जुडिशरी में नहीं रखा है। जो जुडिशरी है वो आपकी बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है। क्यों? ताकि वो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखे। हमने बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा संविधान के लास्ट वाली क्लास में, जिसमें अगर मान लो बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा या मूलभूत सिद्धांत का ढांचा अगर न्यायपालिका दे पा रही है तो बिकॉज ऑफ कि हमने न्यायपालिका को इससे जो है स्वतंत्र रखा है, राइट। और इसके अलावा जो है जुडिशियल रिव्यू का जो पूरा फंडा है वो कहीं ना कहीं संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना ही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वहां पे दिया हुआ है। फिर देखिए ये है बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदन। द्विसदन क्यों रखा गया? एक ही सदन से काम चला लेते, पैसे बर्बाद कर दिए है ना। तो अगर मान लो कि जो है द्विसदन की बात करें तो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रीजन दिए जा रहे हैं वो क्या है। एक तो हो गया आपका उच्च सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निचला सदन मतलब हो गया लोकसभा, राइट। तो लोकसभा मतलब जो जहाँ पे जनता ने डायरेक्टली लोगों को चुना है, जहाँ पे प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, वो है लोकसभा। नाम ही देख के लग रहा था, लोक मतलब जनता, जनता ने चुना है। राज्यसभा मतलब जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा बोलती है नहीं नहीं, तुम हमारे बिना पूछे कुछ नहीं करा सकते, लोकसभा तुम हमसे भी पूछो। तो यानी राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है और लोकसभा मतलब जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब यहाँ पे जो मतलब मूलभूत क्वेश्चन आता है, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि राज्यसभा हारे हुए जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनका जो है सेंटर बन चुकी है। मतलब राज्यसभा अब वो हाउस बन चुकी है जहाँ पे जिनको कुछ नहीं, जिनका कोई भी पॉलिटिकल करियर नहीं बचा है, वो अब राज्यसभा में बैठ रहे हैं। तो क्या राज्यसभा सच में हारा हुआ सदन है? क्या राज्यसभा सच में उन लोगों का हाउस हो चुका है जिनका अब कोई पॉलिटिकल करियर ही नहीं बचा? तो याद रखिएगा कि ऐसा होता है कि लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि डायरेक्टली बैठते हैं, और राज्यसभा में भी अगर मान लो हम राज्यसभा नहीं लाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और अभी अभी हमने देखा कि भारत जो है राज्यों का ही संघ है ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स कि टू पास एनी लॉ
टू हैव दैट एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, आपको राज्यों की भी कंसेंट लेनी जरूरी है, इसीलिए राज्यसभा का होना जरूरी है। तो अब अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अलग अलग ओपिनियन हैं, वो हम लोग तब समझेंगे जब हम राज्यसभा को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर और चीज़ों की बात करें तो देखिए जैसे कुछ संवैधानिक प्रावधानों की हमने बिल्कुल इनिशियल लाइंस में ही डिस्कस किया था आपसे कि हमारे संविधान में कहीं भी जो वर्ड है फेडरेशन वो मेंशन ही नहीं है, फेडरेशन शब्द कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट बोलता है ना, कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो अगर मान लीजिए कि हम अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो क्या फेडरेशन नहीं है? अम्बेडकर बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया का जो नेचर है वही कहीं ना कहीं फेडरेशन है। हमने भी आपको ब्लॉक बना के भी दिखाया था कि केंद्र से ही कैसे जो है डिवाइड हो के आपके राज्य बने हैं, और इसके अलावा राज्यों को कोई अधिकार नहीं है केंद्र से अलग होने का, कि राज्य जो है दिस इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, राइट। तो भारत एक महासंघ है और ये अविनाशी है। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रस्तावना है वहीं पे हमने लिखा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एक भी रहना और अखंड भी रहना है। एक तो एक रहना, यूनाइट रहना, अखंड मतलब फिर आप अलग अलग नहीं हो सकते हैं। दिस इज द कोर फीचर ऑफ योर फेडरेशन सिस्टम। अब क्या क्या चीजें हैं जो एकात्मक विशेषताएं हैं भारत के संविधान की? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले है मजबूत केंद्र। मजबूत केंद्र, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, मजबूत केंद्र का मतलब है कि केंद्र और राज्य में अगर मान लो केंद्र कोई नियम बना देता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम केंद्र के नियम को वरीयता देंगे, और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां भी आपकी केंद्र को सौंपी गई। जैसे हमारे पास 3 लिस्ट है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा भी जो भी शक्तियां संविधान में दी हुई हैं वो सब अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, और ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये की सारी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में मतलब निवास करती हैं, केंद्र सरकार में पाई जाती हैं। दूसरा क्या है, राज्य अविनाशी नहीं है। अविनाशी मतलब राज्यों के पास ना तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अन्य संघों के विपरीत राज्यों, अगर हम भारतीय राज्यों की बात करें तो इनके पास क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं है, राइट। इसका मतलब यूनियन जब चाहे तो वो क्या कर सकता है, किसी राज्य की सीमा कम कर दिया या किसी और राज्य को किसी और राज्य में विलय कर ले सकते हैं हम, या जैसे कुछ जिले को काट के किसी नए राज्य में मिला सकते हैं। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल सुने होंगे कि उत्तराखंड राज्य यूपी से ही निकल कर बना हुआ है, बिहार और झारखंड अलग हुए हैं। तो इस केसेस में क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार हमारे राज्य के पास नहीं होता है, राइट। तो विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है भारत। अब और जैसे मतलब विशेषताओं की बात करें तो देखिए, इंडिया एकल संविधान है। एकल संविधान का मतलब है, जैसे हमने अभी आपको बताया शुरू में ही, कि अमेरिका में स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट इंडिया में हमारे पास एक ही संविधान है। इवन जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे या आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था संविधान के लिए, तो कैबिनेट मिशन ने अपने जो सुझाव है उनमें ये रिकमेंडेशन भी दी थी कि राज्य चाहे तो वो भारत के संविधान में शामिल हो या वो अपना सेपरेट संविधान बना सकते हैं। तो उस केस में कैबिनेट मिशन को स्वीकार्यता नहीं मिली थी, राइट। इससे तो भाई पता नहीं कितने सारे भारत हो जाते। और अगर हम अन्य देशों से कंपैरिजन करें तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इस तरह की डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखने के लिए ज़रूरी था कि हमारे पास एकल संविधान हो। इवन जो है जम्मू कश्मीर अभी तक एकमात्र अपवाद था, यहाँ पे था कर लीजिएगा, जिसका अपना संविधान था, इनका नाम था रणवीर संहिता। लेकिन अभी जो हाल ही में संशोधन करके आर्टिकल 370 को जिस तरह से संशोधित किया गया, तो अब नाउ योर जम्मू कश्मीर ऑल्सो डज नॉट हैव द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो इवन ये था कि इनके यहाँ पे नागरिकता भी सेपरेट थी। और अगर आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना हो तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी चीज को लेके अपनी आवाज रेज की थी, और उन्होंने बोला था कि एक देश में दो विधान मतलब है 2 संविधान, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान। पहले वहाँ के जो सीएम होते थे उनको प्रधानमंत्री कहते थे, राइट। तो एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, हमारा फ्लैग अलग और कश्मीर का फ्लैग अलग। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्लोगन रेज किया था, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली एकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आपका कॉन्सेप्ट हुआ। अभी हमने देखा था हमारा संविधान तो कठोर है जी, तो कठोर है तो फिर यहाँ पे लचीलापन क्यों लिखा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने संविधान में संशोधन जो है करना जो है बना के रखा है, और इसकी जो धाराएं हैं वो आर्टिकल 368 में है। तो कठोर है कि लचीला है? देखिए वैसे तो कठोर है, लेकिन अगर अन्य संघों से तुलना करें तो काफी लचीला है, ठीक है।
खास बात ये याद रखिएगा कि संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। वहीं अगर आप यूएस की बात करें तो यूएसए में राज्य भी संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो जैसे यूएस का तो क्या था कि सब सारे लोगों ने एग्रीमेंट किया है, बट इंडिया में तो कोई ऐसा एग्रीमेंट जैसा चीज नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको जो 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 चीजें हैं वो क्लियर होती जा रही होंगी। अब देखिए, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, राज्य तंत्र नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र बनाना चाहते हैं, जनता के प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, राज्य के प्रतिनिधि नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो नॉट एज पर द स्टेट बट एज पर द पॉपुलेशन होता है कि भाई जितनी जितनी जनसंख्या है वो जनसंख्या से मतलब क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि सपोज करो पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, बजाय इसके कि पूरे भारत में राज्य कितने उस पर फोकस मत करिए, आप देखिए पूरे भारत में जनसंख्या कितनी है। लेट सपोज कि इस समय पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों में से सपोज करिए हमें 10 प्रतिनिधि चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100/10 यानी प्रत्येक 10 में से एक का चयन कर लेंगे, तो वो हमारे प्रतिनिधि हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राज्यों का प्रतिनिधित्व करना होता, तब तो ये होता है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ सीट्स हैं या कह लीजिए जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनको नंबर ऑफ सीट से डिवाइड कर देते, तो हर राज्य का बराबर बराबर प्रतिनिधित्व हो जाता। मतलब यूपी से भी उतने ही प्रतिनिधि चुन के जाते जितने गोवा से। बट दिस इज नॉट अबाउट द स्टेट, है ना, ये राज्य के बारे में तो है ही नहीं, ये जनता के बारे में है। इसीलिए जो जन प्रतिनिधित्व है वो बराबर होना चाहिए। आप देखिए यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। इसीलिए देखिए राज्य प्रतिनिधित्व में कोई समानता वाली चीजें फॉलो नहीं होती हैं। फिर देखिए हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान है। हम जब जिस मुसीबत से या जिन संघर्षों का सामना करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, तो हमारे संविधान निर्माता भली भांति जानते थे कि आने वाले समय में भी चैलेंजेस जो है पीछा नहीं छोड़ते। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। तो इसीलिए उस चैलेंजेस के दौर में ऐसा ना हो कि हमारी एकता अखंडता या जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसमें कोई बाधा है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान लागू होने से के समय ही 3 आपात घोषित कर दिए थे। एक है आपका राष्ट्रीय आपात, फिर है आपका संवैधानिक आपात और फिर है आपका वित्तीय आपात। ये जितने भी राइट्स है, जब हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप इतना याद रखिएगा कि वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगाया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात जो है इंदिरा गांधी के समय एक बार लगाया गया है, जिसको आप आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। फिर एकल नागरिकता है। मतलब अगर आप कनाडा से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ दोहरी राजनीति तो जरूर है, मतलब सेंटर अलग है, स्टेट अलग है, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो पहचान है वो भारतीय होने से है। अगर हमसे कोई बाहर में पूछे आप कौन है, आप अमेरिका घूमने जाओ ना, आपसे कोई पूछे आप हैं कौन, तो यू विल नॉट से कि आई एम अ बिहारी और आई एम अ पर्सन ऑफ राजस्थान, राइट। यू विल से दैट यू आर एन इंडियन, आप एक भारतीय हैं। तो कोई राज्य जो है आपकी सेपरेट नागरिकता नहीं देता है। ऑल्दो जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर में पहले सेपरेट जो मतलब नागरिकता का कॉन्सेप्ट था वो था, लेकिन अभी जब हमारा अमेंडमेंट हुआ तो इसके बाद से ये हट चुका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये हुआ कि सारी न्यायपालिका कहीं ना कहीं एक है, चेन्ड वे में है, जहाँ पे आपका सबसे पहले दीवानी, देन फौजदारी, देन योर हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट इन अ चेन्ड फॉर्मेट। ये तभी क्या है, यहाँ पे देखिए अपील का प्रावधान होता है कि कभी आप दीवानी के किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ऐसा नहीं समझना है आपको कि आपके साथ अन्याय हो जाएगा। दीवानी से ऊपर की जो कोर्ट है आप वहाँ पे अपनी जो बातें हैं उसको रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, एनजीटी है। आप क्योंकि कहीं कहीं आप देखेंगे किताबों में आपने या तो पढ़ा होगा, गौर किया होगा, जैसे एनजीटी है तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अधिकार कहा जाता है, इसकी शक्तियां हाईकोर्ट के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कोई फैसला देता है, तो अगर मान लो आपको उस चीज को लेकर चुनौती डालनी है, आपको मान लो उस निर्णय की चुनौती डालनी है, तो आप हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी जो है चुनौती करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो शक्ति है वो आपके हाई कोर्ट के समतुल्य है। अब देखिए आपकी बारी। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भी फेडरेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय इसको जिसको कैडर बेस्ड सर्विसेज भी कहते हैं, इसमें 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। एक्चुअली इनके साथ क्या है कि इनको दोनों जगह पे काम करना होता है, आपके केंद्र में भी राज्य में भी। मतलब पहले क्या हुआ कि केंद्र सरकार की जो संस्था यूपीएससी इन्होंने अपॉइंट किया,
ट्रेनिंग वगैरह कराई, फिर किसी राज्य में गए, राज्य में काम करने के बाद वहाँ से कुछ सीखा, फिर सेंटर में जाते हैं और फिर स्टेट में जाते हैं। तो दैट मीन्स कि इनका मूवमेंट इस वे में होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है फेडरेशन को इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 324 आप सब लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो आपका क्या कहते हैं, केंद्र और राज्य दोनों जगह का चुनाव कराता है, ये पंचायत के इलेक्शन नहीं कराते हैं। इसके अलावा जो हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, माफ कीजिएगा, ये आर्टिकल जो है 148 यहाँ पे कर लीजिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग जो है वो भी हमारा सिंगल बॉडी है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लेखा परीक्षण करता है। लेखा परीक्षण मतलब कि जिस मद में धन निकला था, क्या धन उसी मद में खर्च हुआ है या नहीं, इसकी जांच करता है। अब क्या राज्य सूची पे संसद का अधिकार है? तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि 3 तरह की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची मतलब जो है जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य मतलब जिस पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती मतलब जिसमें दोनों बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है राज्य सूची पर संसद का क्या अधिकार है? राज्यों को उन्हें आवंटित अधिकार क्षेत्र के संकीर्ण क्षेत्र पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है। यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के किसी भी मुद्दे पर जो संसद है वो कानून बना सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि सेंटर को स्टेट के किसी मतलब किसी प्रावधान पे, स्टेट लिस्ट पे अगर कानून बनाना है, तो इसके लिए देखिए राज्यों का प्रतिनिधित्व कहाँ हो रहा है? राज्यसभा में। तो अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व आपकी राज्यसभा में हो रहा है, तो ऑन दैट कंडीशन जो है अगर राज्यसभा चाहे या राज्यसभा कोई प्रस्ताव ला दे, तो उस कंडीशन में कोई भी विषय, राज्य सूची का भी विषय होगा, तो केंद्र सरकार अब जो है कानून बना सकती है। और राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। और कहा जाता है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए कई जगह आप देखेंगे राज्यपाल के पद की भी आलोचना की होती है। तो इसमें जब हम लोग आने वाली क्लासेस में जब सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन और ये सारी बातें जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम राज्यपाल से जुड़ी हुए जो मतलब जो शिकायतें हैं उनका भी निवारण या उनका भी उनसे जुड़े हुए मुद्दे को भी देखेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने देखा चुनाव मशीनरी, तो जो सेंट्रल और स्टेट दोनों का ही चुनाव कराती है। फिर देखिए वीटो का पावर, मतलब वीटो मतलब रोक, वीटो मतलब होता है रोक। तो राज्यों में अगर मान लीजिए कोई बिल ला दिया, ठीक है, आपकी विधानसभा ने, और राज्यपाल को लगता है कि वो जो बिल है वो पारित होने लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल सरकार के उस मतलब जो राज्य सरकार है उनके उस मुद्दे को रोक सकता है। इसको हम कहते हैं वीटो, राइट। और सेम वे आपके राष्ट्रपति महोदय भी सेंट्रल यानी लोकसभा राज्यसभा के किसी भी बिल पे वीटो लगा सकते हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों को अभी तो बहुत ही स्टार्टिंग में ही हम चल रहे हैं। विद इन अ वीक जब हम राष्ट्रपति पे पहुंचेंगे तब हम ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल्ड वे में जो है कवर करेंगे। अब जरा सा कुछ क्वेश्चंस हम और आप सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी ने ऑलरेडी जो है पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय महासंघ और अमेरिकी महासंघ दोनों के लिए समान है? आप जो क्वेश्चंस हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारतीय संघवाद प्रथा के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और उन लोगों की पहचान करें जो 1992 के बाद विकेंद्रीकरण के लिए सही है। अगेन यू विल हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपके हिसाब से आपका जवाब क्या है, राइट। तो आई होप कि आपको जो ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेडरेशन सिस्टम बेसिकली कैसे काम करता है और फेडरेशन सिस्टम दरअसल क्या होता है। आई होप कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो अभी आपको समझ आ गई होंगी। आप क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट, क्वेरीज और कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आने वाली क्लासेस में हम जो है उस तरह के जो भी डाउट्स हैं उनको, उन शंकाओं का समाधान करके आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे हम पॉलिटी में कोर कॉन्सेप्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जो छोटे छोटे पैनल्स हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप डिस्ट्रक्ट करते चलिएगा, समाप्त करते चलिएगा, वो कहते हैं ना नेस्तनो नाबूद करते चलिएगा, ताकि फिर आने वाले टाइम में पॉलिटी आपकी टिप पे हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड टू ऑल ऑफ यू।